देखिए हमारी टाइमिंग फिक्स हो गई अब। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 3:40 PM, 10 AM और 3:40 PM। इन बिटवीन अगर मैंने कोई क्लास थर्सडे या फिर कभी रखनी होगी तो उसके लिए मैं 4 to 5 आवर पहले आपको इंटीमेट कर दूंगा। और संडे को हमारी अगर क्लास हुई तो वो 12 बजे दिन में होगी, ठीक है। और टेस्ट हुआ तो भी, तो वो संडे का भी बता दिया जाएगा, बट ये आपका फिक्स है टाइमिंग। हालांकि मैं हमेशा मैसेज में आपको बताते रहूंगा कि यार आज की टाइमिंग ये, आज की टाइमिंग ये है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग क्लास 11th में थे और हम लोगों ने जो स्ट्रीम लिया है उसका नाम कॉमर्स है, ठीक है। कॉमर्स का मैंने मतलब बताया, एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस, एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चार्जर कनेक्टेड नहीं, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएगा कहीं तरह, ठीक है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला कि सर हम तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट था, ठीक है। हालांकि इसकी एक अच्छी डेफिनेशन हमने कल कंप्लीट करी थी। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमें किसके बारे में पढ़ाएगा, अकाउंटिंग के बारे में सर। तो नेक्स्ट आया था अकाउंटिंग सर। तो अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए मैंने 3 अलग अलग अप्रोचेस यूज करे थी, है जी। सबसे पहले मैंने जर्नल अप्रोच यूज करी थी। जर्नली मतलब आम तौर पे आप अकाउंटिंग का मतलब क्या समझते हैं। फिर हमने एक यूज करा था, देखो ये जर्नल था आपका, ठीक है। और एक था फादर ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। और एक हमने बुकिश डेफिनेशन यूज करी थी। तो बुकिश डेफिनेशन क्या थी, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्या, ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू दी यूजर्स, ठीक है। ये डेफिनेशन कंप्लीट करी थी। फिर मैंने प्रोसेस मींस बताया था, सीरीज ऑफ एक्शन। रिकॉर्डिंग मींस टू स्टोर समथिंग इन समवेयर, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में, किस फॉर्म में सर, या तो जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितनी थी, 7 थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग मतलब क्लासिफाई करना, ग्रुप में डिवाइड करना, समराइजिंग मतलब समरी बनाना, कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना क्या, ऑल दी फाइनेंशियल टू दी यूजर्स, यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स थे। फिर मैंने आपको बताया था कि यार इसके साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक खत्म कर चुके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इट आइडेंटिफाई क्या, इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो मैंने बताया था ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसों की पैसों में। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, इन दोनों में क्या फर्क होता है। अगर मैं बोलूं मैं वर्कर को सैलरी दूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा, तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट मैं अगर बोलूं कि यार कितना देना है, लेट्स सपोज 2000 देना है, 4000, तो मैंने टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर लिया। तो पहला होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, बहुत सिंपल होते हैं, जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होगा उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करने का मतलब क्या होता है, मनी में कैलकुलेट करना। मनी में कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आपको क्या करना है सर, उसकी कीमत बतानी है। लेट्स सपोज मैंने बोला मैंने ये वाली बोतल बाय करी है। अब ये बोतल मैंने बाय करी है, ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बट कितने में बाय करी, 20 रुपीज में बाय करी, तो ये मेरा बन गया क्या, आपका इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर मैंने ये मोबाइल परचेज करा है, तो अभी परचेज कर रहा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बट कितने में सर, 18,000 समथिंग कुछ का था, तो ये बन गया मेरा क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बहुत सारी चीजें हैं यार बच्चे, देखिए अब ये सैंड क्लॉक है, मैंने बाय करा, ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बट अब मैं क्या करा, इसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर लिया, ठीक है। कैसे, मैंने बोला कि भैया मैंने ये इतने रुपए का लिया था, याद नहीं आ रहा कितने का लिया था, बट लिया था। देखो साथ साथ मैं आपको कितनी मैं चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है ना। तो ये पेन है, ये पेन मैंने बाय करा सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कितने रुपए बाय करा, आई थिंक ये 1800 रुपीज के आसपास, तो यानी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम कर क्या रहे, कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है
कि हम लोग चीजों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तब बोलते हैं जब पैसा इन्वॉल्व होता है। कितना इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चे कौन लिख रहा है? आप लोग इसमें लिखना मत करिए, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं। बाकी मैं बोलूंगा भी नहीं, आपको लिखो करके। इट रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर मैंने बताया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में कम्युनिकेट। एनालाइज मैंने बताया था चीजों को ऑब्जर्व करना, और इंटरप्रिटेट मतलब अपने अकॉर्डिंग उसे बताना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर सीखी थी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कवर कर चुके थे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। लास्ट क्लास अगर किसी ने मिस करी हो, उससे पहले मिस करी, तो प्लीज रिकॉर्डिंग ले लेना। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि आप लोग अपने जो भी लैक्स होते हैं, जो भी चीजें नहीं हो पाई, उसे आप कवर कर सकते हैं। तो प्रोसेस मींस क्या होता है बच्चे? सीरीज ऑफ एक्शन, सॉरी प्रोसेस बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट में कम्युनिकेट करना। और रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो मैंने बोला दो तरीके से, या तो जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितनी थी? 7 थी। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, सब करवा चुका हूं, ठीक है, या फिर सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। क्लासिफाइंग मतलब होता है ग्रुपिंग करना, यानी ग्रुप में डिवाइड करना, और यानी किस फॉर्म में? लेजर के फॉर्म में, से हम लेजर बोलते हैं यहाँ पे। समराइजिंग में कितनी चीजें बनती है? 4। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट। और लास्ट में हमारा था कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किससे करोगे? यूजर से, है ना। तो यूजर्स कौन कौन से थे? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में कौन था? एम्प्लॉय मैनेजमेंट और ओनर। और बाहर कौन था सर? गवर्नमेंट हो सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, और सर इन्वेस्टर हो सकते हैं, डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकते हैं, सारी चीजें ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर क्या बताया सर मैंने? लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था 3 चीजों को बड़ा हमें क्लियर करना है, 3 टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट इज अकाउंटेंसी, second is accounting, and last one is bookkeeping. तो अकाउंटेंसी क्या था? तो मैंने कहा था अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सिर्फ नॉलेज की बॉडी है। इसका मतलब यहाँ पे हम नॉलेज लेंगे किस चीज की? कि जो आप कहते थे ना, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग या कम्युनिकेटिंग। तो इन्हें कैसे करना है? हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइज एंड हाउ टू कम्युनिकेट दीज ऑल ट्रांजेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमें ये सिखाएगा कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे समराइज, कैसे वो सारी चीजें। पर ध्यान रखना ये बाद में लिखना, पहले लिखना है इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which deals with how to record, how to classify, how to summarize, and how to communicate to the users. Done. Then accounting क्या था सर? इसकी डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग। चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ आई एम सेइंग कि बोतल उठा के यहां रखना है, फिर ये उठाना है, फिर ये पेन उठाना है, फिर इसे यहां रखना है, ये सारी चीजें। अब मैं ये जो कर रहा हूं ये प्रोसेस है ना, बट बोतल कैसे उठाई जाएगी, कैसे रखना है, ये पेन कैसे उठाना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें, मतलब हाउ टू, ये हाउ हाउ एक वर्ड आ गया ना, कैसे। तो ये करते ही एक सब्जेक्ट के बारे में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बन जाता है, इसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। और मैंने कल बताया था कि इन दोनों में से अगर हम बोले कि बड़ा कौन है, तो मतलब क्लियरली ये पता चल रहा है कि अकाउंटेंसी बड़ा होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी डील कर रहा है हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइज एंड हाउ टू कम्युनिकेट से। और अकाउंटिंग सिर्फ इसके प्रोसेस को बता रहा है। मैं बताऊं कि सर ये वॉच है, आप बोलोगे अच्छा है, मैं बोलूंगा आओ वॉच बनाना सिखाऊं, तो ये बड़ी बात होगी ना सर। मैं अब आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा। तो ये दिमाग में रखिए कि अकाउंटेंसी एक ब्रॉड सेंस में बात करता है, ब्रॉडर टर्म है, और अकाउंटिंग एक नैरो टर्म है, ये सिर्फ डेफिनेशन की बात करता है। लास्ट इज बुक कीपिंग। मैंने बोला सिर्फ अकाउंटिंग के प्रोसेस में से 2 चीजें उठा लीजिए, तो वहां पे लिखना है इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ recording and classifying in a systematic manner। ठीक है, फिर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इसे हम बोलते हैं क्या? बुक कीपिंग।
तो बुक कीपिंग, अब मैं अगर डेफिनेशन सुनाऊं अकाउंटिंग की, तो इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें। इनमें से सिर्फ दो चीजें कौन सी, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, क्या बनती है, बुक कीपिंग। ये सारी चीजें क्या बनती है सर, अकाउंटिंग सॉरी। और इन्हें कैसे करना, हाउ वाले क्वेश्चन के साथ अकाउंटेंसी। तो अगर हमें कभी इसे सर्कल फॉर्म में शो करना है, और एग्जाम में कभी आया एक 3 नंबर का क्वेश्चन कि आप एक्सप्लेन करिए, आप डिफाइन करिए इन तीनों को, तो आप डिफाइन करिएगा, देन राइट साइड में ना ऐसे आप 3 सर्किल ड्रॉ करिएगा, फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल एंड लास्ट वन। ठीक है, फिर आपको बताना दिस इज अकाउंटेंसी, दिस इज अकाउंटिंग, लास्ट वन इज बुक कीपिंग। डन। तो अकाउंटेंसी, सो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि विच वन इज ब्रॉडर, विच वन इज वाइडर। अकाउंटेंसी वाइडर, अकाउंटिंग नैरोर देन अकाउंटेंसी बट वाइडर देन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग नैरोर देन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी टू। ठीक है, सो ये सारी बातें हम लोगों ने बात कर ली थी ऑलरेडी लास्ट क्लास। फिर डिफरेंस पे आए थे, तभी हमारे लैपटॉप ने हमें धोखा दे दिया। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंस था, हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यही था ना बच्चों। और हम लोगों ने यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ करी थी और एक बेस का सहारा लिया था, बेसिस का, एंड देन ये, तो मैंने बोला था ये अकाउंटिंग है, अक्षिता जी टाइमिंग का नहीं पता चला, अक्षिता चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप रिप्लाई कर भी रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हमने डिफरेंस पढ़ा था लास्ट क्लास। ठीक है, तो क्या डिफरेंस था, अगर किसी को याद है तो बिना देखे, चीटिंग नहीं करना, ठीक है, और कर भी रहे हो तो मुझे तो पता चलेगा नहीं, बट आपको कसम है उस पेन की जिससे जिससे आप लिखने वाले हो, ठीक है, कि आपको चीटिंग नहीं करनी, और मुझे डिफरेंस बता दो कुछ मोटा माटी, मतलब जो 3 बता देगा, भाई साहब वो तो ग्रेट बच्चा है। 3, मैंने 5 बताया था नहीं, 3 बता दो कोई डिफरेंस, कोई बच्चा हैंड रेज करिए और बता दीजिए सर, अगर कोई है तो। योद्धा, बहुत बढ़िया, नैन्सी, नैन्सी योद्धी, पूजा योद्धी, वैभव योद्धा, और कोई, बस 3 बच्चे, आयुष, ओके, नंदिनी, एलिन, और बस, चलो ठीक है। तो आप में से मुझे बताएगा, नैन्सी बताइए डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस किस बेसिस पे था। First difference in accounting or bookkeeping. Accounting is the process of recording, classify, summarizing, and communicating to all the financial transaction. Of bookkeeping is it is an art of the recording in a systematic manner. The stage of accounting is a बस 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 secondary बस stage, बस बस and बस बस bookkeeping is बस a बस अरे primary stage. बस बस रहने दीजिए, एक काफी है ना, और उससे पूछे। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या था, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑल द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स। बुक कीपिंग है तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सेकंड इज स्टेज, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग, बिकॉज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, सो इट इज प्राइमरी स्टेज। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड स्टेज पे आते हैं ना, तो ये है सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्या इसमें, कि हम लोग यहाँ पे परफॉर्म बाय, कौन इसे परफॉर्म करता है। तो आपको पता है बुक कीपिंग बड़ा लिटरल चीज है, तो इसे छोटू लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई लेमन पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी परफॉर्म कर सकता है, जो बहुत लोअर पोजीशन की जॉब है उसे वो भी परफॉर्म कर सकता है। सो परफॉर्म बाय, ये होगा जूनियर स्टाफ, इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। और रिक्वायर्ड कौन सी स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल और यहाँ पे आपको क्लैरिकल,
लास्ट क्या बताया था, विच वन इज वाइडर, आई थिंक। तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट और ये नैरोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया था ये। तो मैं ना उस समय कुछ कह रहा था और कहते कहते मेरा किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए बच्चे, अगर किसी को डाउट है तो। डाउट नहीं है तो हैंड रेज ना बंद नीचे कर लीजिए प्लीज, ना हैंड डाउन। खैर, तो मैंने कल, अब यहीं पे टॉपिक हमारा फिनिश हुआ था और मैं कुछ बता रहा था बच्चे के डाउट्स, तभी एकदम से हमारे लैपटॉप ने धोखा दिया हमें। और तो अब हम आपसे पूछने वाले हैं क्या, मैं आपको कह रहा था कि यार एक काम करो, अपने रजिस्टर के लास्ट पेज में आओ और इसका डिफरेंस लिखो, ठीक है। तो अभी आपके पास रजिस्टर है, उसके लास्ट पेज में आओ और डिफरेंस लिखो बिना देखे, ठीक है। आपको बिल्कुल सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है और चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप चीटिंग करते भी हो तो अपना नुकसान करोगे। देखते कौन सबसे पहले करता है। रजिस्टर के लास्ट पेज में आइए और पांचों डिफरेंस लिखिए फटाफट बच्चों, फटाफट, जल्दी जल्दी। जिसका हो हैंड रेज कर देना, उसे हिताची की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, ठीक है। जिसका हो जाए बच्चे हैंड रेज कर देना। याशी, अक्षिता, नंदिनी, पूजा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये तो वुमेन एम्पावरमेंट है। नैन्सी, ओ माय गॉड। अबे आयुष, आयुष भी नहीं आया, कौन है ये? काव्या, एलन, एलन सिर्फ एक। क्या हो गया ये बाकी संसार को? तो यार क्या बोले, अब हम बाकी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आयुष अब आया है भाई। चलिए, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है
ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस मतलब कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही टाइप की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कई तरह की अकाउंटिंग होती है। आप समझिएगा जरा, कुल मिला के 5 टाइप्स की अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पढ़ेंगे वो भी बताता रहूंगा, बट पढ़ेंगे सर 5 टाइप। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है आपका टैक्स अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ये 5 अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंटिंग के ब्रांचेस है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एचआर अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे टाइप्स के अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग बात करते थे फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप ध्यान देना, क्लास 11 से जितने भी आप अकाउंट्स चैप्टर, अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, 11th में भी 12th में भी चलता रहेगा, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंस जो, अच्छा अकाउंटिंग क्या था, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग। ये सब किसकी करोगे, अगर फाइनेंस की करने बैठोगे ना, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस की रिकॉर्डिंग, फाइनेंस की क्लासिफाई, फाइनेंस का समराइजिंग, फाइनेंस का कम्युनिकेट, और ये सब चीजें फाइनेंस का आप करने बैठोगे तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यही सारी चीजें अगर सिर्फ कॉस्ट की करने बैठोगे तो उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑल कॉस्ट ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कॉस्ट, तो ये हो जाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा कॉस्ट क्लियर है, कॉस्ट क्या होता है पता है आपको? आओ, जगह ही नहीं बची मेरे पास। लेट्स सपोज मैंने ये बोतल बेचता था, ठीक है, और ये बोतल मेरे को पड़ती थी लेट्स सपोज 12 रुपीज की, 12 रुपए की, और मैं इसे बेचता था 20 रुपीज का। तो 8 रुपीज का मेरा होता था प्रॉफिट, और 20 रुपीज का मेरा सेल, और 12 रुपीज का मेरा कॉस्ट। 12 रुपए की कॉस्ट, 20 रुपए का सेल प्राइस, और 8 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। 12 रुपए की कॉस्ट, 20 रुपए का सेल प्राइस और 8 रुपए का प्रॉफिट, ये बीच का मार्जिन था। तो जो 8 रुपए का प्रॉफिट था ना, ये मेरा बीच का मार्जिन था, जो मेरी बीच की अर्निंग थी। अब ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा होता है सेल प्राइस, इसे कहते हैं कॉस्ट। तो जब मैं जितनी मेरी कॉस्ट लग रही है इसके लिए रिकॉर्डिंग करूं, इसके लिए क्लासिफाइंग करूं, इसके लिए समराइजिंग करूंगा ना, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। यानी सिर्फ अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब कुछ करना किसका? कॉस्ट का, जितना मेरा पैसा लग रहा है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे ये पेन बेचने आ रहा हूँ, ये पेन मेरे को 1000 रुपीज का पड़ता है, मैं इसे 1800 का बेच रहा हूँ, तो 1000 रुपीज मेरी कॉस्ट है, मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा तो इसे बोलेंगे हम क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब होता है कॉस्ट की अकाउंटिंग, जितना आपका कॉस्ट लग रहा है, जितनी आपकी लागत लग रही है, लागत मतलब जो अमाउंट आप इनकर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स, यानी जो आपके इनपुट्स हैं उन पे जो खर्चा करा जाता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे पढ़ाने के मेरे पास जो खर्चा है वो दो चीजों का जाता है, एक तो रूम का रेंट, ठीक है, और एक लेट्स सपोज चेयर की कॉस्ट। मान लीजिए रूम का रेंट है 500 रुपीज, और चेयर की कॉस्ट है पर चेयर 30 रुपीज। तो इसका मतलब एक बच्चे में मुझे 530 रुपीज लगता होगा,
500 रूम का कॉस्ट और 30 रुपीज किस बात का, चेयर का कॉस्ट, तो 530 हो गया। तो ये मेरी क्या है, कॉस्ट। तो मैं जब इसकी अकाउंटिंग करूंगा इसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स तो पता होगा ना, टैक्सेशन। टैक्स क्या होता है सर, वो अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को सबमिट कराते हैं अपनी अर्निंग में से या अपने जो भी हमने बाय करा है गुड्स उनमें से। तो अगर इसकी अकाउंटिंग करते हो उसे टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ना आप लोग अगर पढ़ोगे कभी तो बीकॉम थर्ड ईयर में और सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ोगे। बीकॉम मतलब आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आई थिंक 5th या 6th सेमेस्टर में किसी एक में आप पढ़ोगे। सेमेस्टर मतलब 6 महीने के, जो हम कहते हैं ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो इसी तरीके से सेमेस्टर हो जाते हैं कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, और 2 सेमेस्टर का 1 ईयर होता है, ठीक है। तो आप देखोगे थर्ड ईयर में यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग, ये आप कहाँ पढ़ोगे, बीकॉम सेकेंड ईयर में और सीए, सीएस और सीएमए में, और हाँ बीबीए करोगे तो वहां पे भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब समझ जाओ, अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासेस, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब चीजें किसकी, मैनेजमेंट की। और आप मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की आप रिकॉर्डिंग, क्लासेस, समराइजिंग, ये सब चीजें करते हो तो सोचते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप अगर बीबीए पढ़ोगे और एमबीए पढ़ोगे तो आपको ये सिखाया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं। एक आपने सुना है कि मेरे फादर एचआर में है, मेरे चाचा एचआर है। तो एचआर मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। आपने देखा किसी कंपनी में नए एम्प्लॉइज आते हैं तो उन्हें हायर करा जाता है, नए एम्प्लॉइज आते हैं तो उन्हें जॉब दिया जाता है, नए एम्प्लॉइज आते हैं उनकी सैलरी डिसाइड करी जाती है, उनको इंटरव्यू लिया जाता है। ये सारा का सारा काम कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही है जो ये सारा काम करती है, ठीक है। तो एचआर अकाउंटिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इसे सिर्फ और सिर्फ एचआर करता है। और अगर इससे रिलेटेड अकाउंटिंग करते हो तो उसे एचआर अकाउंटिंग कहते हैं। ये भी आप बीबीए और एमबीए में पढ़ेंगे, ठीक है। डन। आपके बुक में ना सिर्फ ये और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इन तीनों के बारे में। टैक्स और एचआर अकाउंटिंग मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया है, बट होता ये भी है, इसलिए अगर आपको कभी थोड़ा सा फन्ने का बनना हो, ठीक है। खलीफा, खलीफा यू नो, जो बंदा सुपीरियर होता है, जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी में पोप, पोप होते हैं, जो हेड होते हैं आई थिंक, ठीक है। और उसी तरीके से जो इस्लाम होता है उसमें जो हेड होते हैं उन्हें खलीफा कहते थे, ठीक है। आपने कैलिफेट वर्ड सुना हुआ, हिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो, कैलिफेट, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कभी सुपीरियर बनना हो अपनी मैम के सामने, आपको लग रहा हो कि यार नहीं हमें खलीफा बनना है सबके सामने, तो आप बोलना कि मैम 5 ब्रांचेस होती है। मैम बोलेंगी नहीं बेटा 3 होती है, तो मैम जो 3 होते हैं वो बता देना, उसके बाद 2 और बताना। बोलना मैम 2 और होते हैं, तो आपके मैम बोले किसने बताया, तो बोलना बस बता दिया, ठीक है, हमारा नाम ले लेना। खैर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं बच्चे, 5 होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एचआर अकाउंटिंग, ठीक है। डन। तो ये 5 होते हैं जिसके बारे में मुझे बताना था। अगले टॉपिक में मूव करूं। अगली चीज क्या पढ़नी है हमें वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका उद्देश्य होता है। सबसे पहले तो इट रिकॉर्ड इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। नहीं मैं छोले का खाऊंगा।
बच्चे थोड़ी देर में खा लेना, पहले म्यूट कर लो। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सबसे पहला होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या करना, रिकॉर्ड करना। देखिए अकाउंटिंग करते क्यों है, सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे क्या कर लेगा बता, और करके क्या मिल गया भाई, करके सबसे पहले तो ये चीज, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उन्हें हम लिख लेते हैं, ताकि कल के दिन अगर कुछ गड़बड़ी हो तो तुरंत बुक खोल के देखेंगे, अरे भैया हाँ ये तो इतने रुपए का था। आ रहा है ना समझ? देखो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य, क्यों आप कर रहे हो इस अकाउंटिंग को, और करके क्या कर लोगे बे, तो करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कल के दिन अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ अप एंड डाउन हुआ तो हम आराम से उसे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। क्या डिटरमाइन करना, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना, आपका ऑब्जेक्टिव अगला ही होता है, कि ताकि आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सको, आपको ये पता चल पाए कि कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हुआ, इसे आप निकाल सको इजीली। तो जैसे आप समझिए, अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग ना करूं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग ना करूं, तो क्या होगा, मुझे पुरानी चीजें याद नहीं रहेंगी। अब सोचो, मैं अगर बोलूं कि कल हमने ना चावल बेचा था, चीनी बेचा था, और क्या बोलते हैं गेहूं बेचा था, उससे पहले हमने शैम्पू बेचा था, चावल और गेहूं और चीनी और क्या बोलते हैं सोप बेचा था, और टूथब्रश बेचा, टूथपेस्ट बेचा था, उससे पहले दिन हमने वो क्या बोलते हैं राइस, चावल और व्हीट, गेहूं और शुगर, और उससे पहले दिन हमने टूथपेस्ट, टूथब्रश। अब ऐसे तो हमारे 4 दिन है, चलो कुछ याद भी हो गया होगा आपको कि हाँ हाँ ये बेचा, बट अगर मैं बोलूं बताओ 30 दिन पहले क्या बेचा था, फिर नहीं बता पाओगे, इम्पॉसिबल है सर। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो तो क्या करोगे, 30 दिन पहले का खोलोगे, देखो हाँ रेखा लिखा। अब इससे एक तो हो गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई, दूसरा ये भी हो गया कि आप इजीली प्रॉफिट और लॉस में निकाल सकते हो। यानी कल के दिन अगर आपको प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करना है, कंपेयर करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस, तो बहुत आसानी से आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाओगे। कैसे, आप सोचोगे भैया मेरी जो अर्निंग थी वो थी 10,000, जो सेल मैंने करी 10,000 की, और जो मेरा कॉस्ट लगा, खर्चा लगा, वो लगा 8,000 का, तो 2,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेते हो। तो प्रॉफिट निकालना कितना आसान होता है, टू प्रॉफिट टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपली आप डिफरेंस निकालिए, हो जाता है। थर्ड, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। कभी आपने सुना ये बोला जाता है कि मुकेश अंबानी का बिजनेस सबसे ऊपर है, उसके बाद इसका बिजनेस है, उसके बाद उसका बिजनेस है। कभी आपने सुना हो कि फोर्ब्स के हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन ये है, सेकंड नंबर का ये, थर्ड नंबर का ये, मतलब एवं अपने आप उनको दिमाग में सो रखे होते, एकदम से आता अरे अमीर आदमी ये हो गया होगा, नहीं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि सपना आता और सपने में पता चलता हो कि भैया ये अमीर हो गया, ये गरीब हो गया। फिर कैसे बदलता है अमीर और गरीब, भैया अकाउंटिंग की वजह से। अकाउंटिंग में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, और जिससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि कौन सा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, किस बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, किस बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, किस बिजनेस में कितना लोन है, ये सब पता चलता है ओनली बाय या थ्रू अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग के थ्रू ही आप निकाल सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस। ठीक है, फोर्थ, इट असिस्ट द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, यानी मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस बात की हेल्प करता है सर, डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। कल के दिन डिसीजन क्या लेने हैं, अगर मेरी कंपनी बहुत लॉस पे जा रही है, बहुत ज्यादा लॉस पे, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा सर, मैं सोचूंगा कि मैं और लॉस ना हो तो कैसे रिकवरी करें, और अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है बट कम हो रहा है तो और प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, मैं इस पे काम करूंगा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है यार, कि प्रॉफिट को बढ़ाना है या आपको क्या करना है,
लॉस को कम करना है, जो भी है वो तब कर पाओगे जब आपको पुराना रिकॉर्ड पता चल पाएगा। चलिए, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके 10th में कितनी सीजीपीए, कितनी परसेंटेज आई थी? अभी खैर रिजल्ट कई होगा आया नहीं हो, कई होगा मेरे सबके नहीं होगा, जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये ए बी सी डी है। अब मैंने इन्हें 11th में पढ़ाना है, तो मैं 11th में इन्हें कैसा पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, किस लेवल का पढ़ाना है, ये सारी चीज इस पर डिपेंड करती है 10th तक उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो मुझे एक बच्चे ने बताया मेरे 100% आए थे, एक बच्चे ने बोला मेरे तो जस्ट 33 आए थे, एक ने बोला मेरे को 60 आए थे, एक ने बोला मेरे 90 आए थे। तो इसका मतलब मुझे ना सबसे कम काम करने की जरूरत है इन दोनों में, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे बच्चे कि ये लोग कैच कर लेंगे बहुत आसानी से। और इन दोनों पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों धप्पा कर सकते कभी भी, धप्पा कभी भी बोलेंगे भैया नहीं आया, ये बोलेंगे कभी भी इनके मार्क्स कम आ सकते हैं, तो मुझे इन पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैं 11th पे कैसे काम करूंगा, 11th में क्या डिसीजन लूंगा, वो डिपेंड किस पे करा, इस पे। और ये कैसे पता चला आपको, रिपोर्ट कार्ड से, ठीक है। सेम इसी तरीके से बिजनेस की परफॉर्मेंस आपका अकाउंटिंग बताएगा, और उस अकाउंटिंग से हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को देखेंगे कैसे काम करना है। तो ये असिस्ट करता है किसे, मैनेजमेंट को, ठीक है। और क्या करता है, फिफ्थ इसका ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ठीक है। मतलब क्या, जो यूजर्स है उनसे सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करना, कम्युनिकेट करना, ये आपका अगला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, और टू कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। सामने देख लीजिए इसे, हो गया। तो अब ना क्या करना, रजिस्टर के लास्ट पेज में आओ और फटाफट एक तो ये सारी चीजें लिखो, पहले तो ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखवाए, जल्दी। बच्चे लिख क्या रहो इसमें, आपको मैंने बोला है ना कि वो लिखे रजिस्टर के लास्ट पेज में। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, जिसका हुआ बढ़िया, जिसका नहीं हुआ बच्चे थोड़ा बहुत जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ध्यान से देखा करो क्या बोल रहा है। तो रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, असेस द मैनेजमेंट, और कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। इसके बाद अपना टॉपिक क्या है,
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया था। एक चीज और पढ़ते हैं, वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? तीन चीजें होती है बस। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। यही तीन चीजें, देखो ये दो चीजें यहां से उठा ली, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट लॉस, सेम वही चीज है, और लास्ट में कैश फ्लो बस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, ये तीन चीजें आपको करनी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर तीन चीजें आएंगी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई आपकी। तो आपको कुछ नहीं करा, अगर आपसे कोई पूछे ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, और ये आपसे पूछा जाएगा। और क्या है हमारे पास? अब एक चीज और बच गई बच्चे, ठीक है, एक नहीं दो चीजें खत्म करते हैं। अब अगला टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहता है यार? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, अभी बताया ना मैंने ऊपर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनके अंदर क्या चीज होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी चीज आप कवर कर लो, क्या इनके अंदर बेसिक फीचर होने चाहिए। सबसे पहला तो ये रेलेवेंट होना चाहिए। ओ, सबसे पहली चीज ये रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसे लायक, तो रिलायबिलिटी सबसे पहला होना चाहिए। तो जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऊपर बताया ना, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसमें हम भरोसा कर पाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप गलत सलत लिखोगे यहाँ पे। अब सोचो जरा, लेट्स सपोज मैं आपको बोलूं ये बोतल मेरी 3,000 करोड़ की है, अब मैं बुक में लिख दूं 3,000 करोड़, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे लायक होनी चाहिए, उस पर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड, रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस मतलब है इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ भी लिखो, जो रिलेवेंट है वही लिखना, जिसकी जरूरत है वही लिखना, फालतू चीजें नहीं लिखनी होती है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में रिलायबल चीजें लिखनी होती है, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल मतलब क्या होता है कि जितनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि आप मैंने लिख लिया और आपको समझ में ना आए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी है ना, पहली बात तो रिलायबल, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एंड लास्ट कंपेरेबल। ठीक है, और कंपेरेबल पता होता है क्या होता है? कंपेरेबल होता है कंपैरिजन।
तो कंपैरिजन कर पाओ। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए आपको पता है दो टाइप की कंपैरिजन होती है। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। आपने कभी ये सुना है इंट्रा स्कूल कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन? कोई बताएगा इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता है? अनम्यूट करके सीधा बता दिया इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन, INTER, इंटर स्कूल कंपटीशन, कोई बताएगा? इंटरवर्ड, दो स्कूलों के बीच का कंपटीशन। इंटर स्कूल, ओके। और इंट्रा? बहुत सारे स्कूलों के अपने बीच। स्कूल में। कौन सही कह रहा समझ में नहीं आया, चलो क्या। एक का एक आंसर सही था, एक का है। बट देखो इंटर 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 फॉर्म इंटर स्कूल कंपटीशन में तो होता है एक स्कूल का दूसरे स्कूल से, जिसमें एक स्कूल दूसरे स्कूल से compete करेगा। और इंट्रा मतलब होता है विद इन सेम स्कूल कंपटीशन होता है। लेट्स सपोज आपका स्कूल है XYZ स्कूल, XYZ के बच्चे आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, दिस कॉल्ड इंट्रा स्कूल कंपटीशन। बट XYZ का स्कूल अगर ABC स्कूल से compete करे तो उसे बोलते हैं इंटर स्कूल। इंटर मतलब होता है एक दूसरे से। जैसे एग्जांपल, आपने एक टर्म सुना होगा शायद, आनंद विहार ISBT, या फिर ऐसे सुना होगा कश्मीरी गेट ISBT। सो ISBT का मतलब होता है इंटर स्टेट बस ट्रांजिट और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो भी आप बढ़िया जोड़ लो। इंटर स्टेट मतलब क्या है कि इन दो जगह से, आनंद विहार ISBT से और कश्मीरी गेट ISBT से, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बस मिलेगी। अच्छा ये छोड़ो, आपके फेज 3 स्टैंड में कभी आपने सुना है कि मेरठ वाली बस लगी है, उत्तराखंड वाली बस लगी है, यूपी के गांव जाने वाली बस लगी है, आगरा की बस लगी? नहीं ना। आपके फेज 3 में जो बस स्टैंड है वहां पे कौन सी बसें खड़ी होती है? ये सारी वो बसें खड़ी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फेज 3 में, या फेज 3 क्या दिल्ली के अंदर घूमेगी, कुछ नोएडा के अंदर। बट एक राज्य से दूसरा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली नहीं होती जनरली यहाँ पे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहाँ मिलेगी आपको बस? आनंद विहार ISBT में या कश्मीर गेट ISBT। अब ISBT में था इंटर स्टेट या इंटर, इंटरवर्ड मतलब एक दूसरा। अच्छा आपने एक सुना होगा इंटरनेशनल, इंटर मतलब एक दूसरे नेशन की कॉल। सो एक नेशन से दूसरे नेशन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की कॉल। इंटरवर्ड समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अब, कंपैरिजन दो टाइप के होते हैं। इंटर फर्म मतलब एक फर्म का, लेट्स से XYZ फर्म का कंपैरिजन ABC फर्म से। और इंट्रा फर्म मतलब क्या होता है? XYZ फर्म का कंपैरिजन विद इन फर्म, ठीक है। विद इन सेम फर्म अगर आप कंपैरिजन करोगे उसे बोलते हैं विद इन फर्म, यानी इंट्रा फर्म। और एक फर्म का दूसरे फर्म से हो तो उसे बोलते हैं इंटर फर्म। समझ में आया? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए बच्चों, रिलेवेंस होना चाहिए इसका, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। और कंपेरेबल के अंदर कंपैरिजन होना चाहिए, चाहे वो इंट्रा फर्म हो चाहे इंटर फर्म कंपैरिजन। हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? कुछ समझ में ना आया हो तो आज के टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो चुका है। एक छोटा टॉपिक है जिसे मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ही कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको समझ में आएगा कि क्या है। हम लोग यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, एक तो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे अकाउंटिंग के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने कवर करें, उसके सॉरी ब्रांचेस पहले कवर करें, फिर अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव मैंने कवर करा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कवर करा, फिर उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए, ठीक है। हो गए? तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए बच्चे, हैंड रेस करके पूछ लीजिए सीधा। नहीं है किसी को? चलिए, तो जो हमने बता दिया वो ये रहा था जो आज की क्लास का। और अगली क्लास हमारी कब होगी मैंने बता दिया आपको, टाइमिंग फिक्स होगी हमारी, क्या? मंडे और ट्यूसडे और क्या? फ्राइडे, ठीक है। मंडे कब? हम 3:40 PM, फ्राइडे कब? 3:40 PM, और ट्यूसडे कब? 10 AM।
बट अगर इन केस अगर मैं किसी और दिन क्लास लेता हूँ, कोई और एक्स्ट्रा क्लास, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे किसी और दिन थर्सडे हो, चाहे संडे हो, तो मैं आपको उसकी टाइमिंग 4 to 5 आवर्स पहले भेज दूंगा ताकि आप लोग देख पाओ। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, रिकॉर्डिंग चाहिए रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से तो आप व्हाट्सएप में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, और धन्यवाद।